हेलो एंड वेलकम बैक टू इंडिया अनवील्ड। पिछले एपिसोड में हमने टिलबॉट मुंडी के बारे में जाना और समझा। टिलबॉट मुंडी के टाइमलेस क्रिएशन द नाइन अननोन मैन को भी समझा। आज एपिसोड 3 में, जिसका टाइटल है द 9 फील्ड्स ऑफ नॉलेज, हम ये डिस्कस करने वाले हैं। कहा जाता है कि ये वो फील्ड्स हैं जिनकी नॉलेज 9 अननोन मैन ने अपने पास सेंचुरीज से संभाल कर रखी है। हर फील्ड में कोई एक मेंबर स्पेशलाइज करता था और यही नॉलेज आज भी मिस्टीरियस है। आज हम डीप डाइव करेंगे उन फील्ड्स में जो कि साइंस और मिस्ट्री का परफेक्ट ब्लेंड है। हर एक फील्ड की जर्नी को ट्रेस करेंगे, फ्रॉम माइथोलॉजिकल रूट्स टू मॉडर्न साइंटिफिक पर्सपेक्टिव्स। तो बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं फील्ड 1 से। पहला फील्ड है एल्केमी, एक ऐसी साइंस जिसे हम हिस्ट्री में बहुत सालों से पढ़ते आए हैं। एल्केमी का कॉन्सेप्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन से ही पॉपुलर है, जैसे कि चाइना और इजिप्ट में मेटल्स को गोल्ड में कन्वर्ट करना। लेकिन क्या आपको पता है कि यही एल्केमी मॉडर्न केमिस्ट्री का भी बेस बन गया? आज के साइंटिस्ट्स कहते हैं कि एल्केमी के कुछ प्रिंसिपल्स, जैसे कि ट्रांसम्यूटेशन और प्यूरिफिकेशन, मॉडर्न डे केमिकल रिएक्शंस के कॉन्सेप्ट से मैच करते हैं। जैसे हम पीरियोडिक टेबल का यूज करते थे एलिमेंट्स के बीच रिलेशनशिप समझने के लिए, वैसा ही कुछ एंशिएंट एल्केमिस्ट भी सोचते थे मैजिक और स्पिरिचुअलिटी के ब्लेंड के साथ। एल्केमी को हम शुरुआत से देखें तो ये एक ऐसी एंशिएंट साइंस रही है जो मेटल्स को ट्रांसम्यूट करने, यानी एक मेटल को दूसरे मेटल में बदलने और फिलोसोफर्स स्टोन बनाने की कोशिश करती थी। फिलोसोफर्स स्टोन एक मिथिकल सब्सटेंस माना जाता है जो लेड को गोल्ड में बदल सकता है और जिसे एलेक्सिर ऑफ लाइफ भी बन सकता है, जिससे अमर होने का सपना पूरा हो सकता है। पहले अननोन मैन का काम था एल्केमी के सीक्रेट को समझना और कंट्रोल करना। उनके पास ऐसे फॉर्मूला और मेथड्स थे जो आम आदमी के लिए बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन है। एल्केमी में सिर्फ मेटल्स ही नहीं, पर ह्यूमन सोल और साइकी पर भी एक्सपेरिमेंट्स होते थे। ये एक सिंबलिक जर्नी थी। बेस मेटल को प्योर गोल्ड में बदलने का मतलब था इंसान के फ्लॉज को प्योरीफाई करना और उसे एनलाइटनमेंट तक ले जाना। एल्केमी की स्टडीज में मेटल्स की नेचर और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मॉडर्न साइंस में थर्मोडायनेमिक्स और एनर्जी कंजर्वेशन के रूल्स के साथ भी रिलेट किए जा सकते हैं। एल्केमिस्ट्स उस समय एक्सपेरिमेंटल और मेटाफिजिकल दोनों ही एंगल्स से चीजों को देखते थे, जिससे आज हम साइकोलॉजी और केमिस्ट्री में स्प्लिट करते हैं। पहले अननोन मैन की रिसर्च और डिस्कवरीज के रिकॉर्ड्स अगर कभी दुनिया में आए तो उनसे साइंस और फिलॉसफी दोनों में आए डायमेंशंस जुड़ सकते हैं। एल्केमी में बार बार ये एम्फेसिस आता है कि कैसे एक इंडिविजुअल अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स और नेगेटिव एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म करके हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस तक पहुंच सकता है। इन 9 अननोन मैन के रिकॉर्ड्स में ये एंशिएंट विजडम और एसोटेरिक नॉलेज इनकैप्सुलेट है, जो इंसान को सिर्फ मटेरियल प्रोस्पेरिटी नहीं बल्कि स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट भी दे सकती है। ये सिर्फ एक शुरुआत है एल्केमी के कॉन्सेप्ट को समझने की। अगर और डेप्थ चाहिए तो फिलोसोफर्स स्टोन के सिंबल्स, मर्क्यूरी और सल्फर के एल्केमिकल सिंबल्स और इनके डीपर फिलोसॉफिकल मीनिंग्स पर भी बात की जा सकती है। तो ये था एल्केमी का छोटा सा प्रीव्यू। अगले फील्ड की तरफ चलते हैं, जो है माइक्रोबायोलॉजी। तो अब हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी की, और ये कैसे एंशिएंट लोग डिजीजेस और इन्फेक्शंस को समझते थे बिना माइक्रोस्कोप्स के। सोचिए, आज के मॉडर्न लैब्स और माइक्रोस्कोप्स के बिना वो लोग इलनेस को कैसे इंटरप्रेट करते थे। एंशिएंट इंडिया, इजिप्ट और चाइना में लोग डिजीजेस को इनविजिबल फोर्सेस की तरह देखते थे, और उन्होंने कुछ अर्ली हाइजीन और प्रिवेंटिव मेथड्स भी डेवलप किए। एक एग्जाम्पल है आयुर्वेद और यूनानी सिस्टम्स, जिसमें कुछ ऐसे हाइजीन और डाइटरी प्रैक्टिसेस बताए गए हैं जो माइक्रोबियल इन्फेक्शंस को इनडायरेक्टली रोकने में हेल्प करते हैं। कुछ हिस्टोरिकल टेक्स्ट्स में बात की जाती है कि जर्म्स और कंटामिनेशन के कॉन्सेप्ट्स इनडायरेक्टली समझे जा सकते हैं। यही माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड आज की मॉडर्न मेडिसिन का फाउंडेशन है। आज हम वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स और इम्यूनोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हैं जो बैक्टीरिया और वायरसेस को प्रिवेंट करते हैं। ऐसे देखते हैं कि कैसे पुराने टेक्निक्स और आज की माइक्रोबायोलॉजी के बीच एक ब्रिज है जो एंशिएंट नॉलेज और मॉडर्न साइंस को जोड़ता है।
चलिए माइक्रोबायोलॉजी के बेसिक पिलर्स को समझते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स छोटे इनविजिबल बींग्स हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी भी इन्वायरमेंट में अडेप्ट हो जाते हैं और कुछ तो हमारे बॉडी के एसेंशियल फंक्शंस में मदद भी करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर किसी के पास इनका कंप्लीट कंट्रोल हो तो वो इंसान कुछ भी कर सकता है। इंसान की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है या डेंजरस बीमारियां क्रिएट कर सकता है। सोचो, अगर एक एंशिएंट किताब में लिखा हो कैसे स्पेसिफिक बैक्टीरिया डिजीजेस को क्योर कर सकते हैं या फिर बायोलॉजिकल वेपन्स बन सकते हैं, कितना पावरफुल और डेंजरस नॉलेज होगा। अभी हम रिसेंट अगर देखें, कोविड-19 वाज दिस ओनली। चलिए बैक्टीरिया से शुरू करते हैं। ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें दोनों तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। बेनिफिशियल बैक्टीरिया जिसे हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स को स्ट्रांग बनाते हैं। गट हेल्थ में बैक्टीरिया का रोल इतना इंपॉर्टेंट है कि आज के साइंटिस्ट इस पर काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन बैक्टीरिया का डार्क साइड भी है। कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया जैसे ई कोली और सल्मोनेला इंसान की हेल्थ को सीवियरली डैमेज कर सकते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो प्लेग जैसे मैसिव एपिडेमिक्स कॉज कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन, अगर ये डेंजरस पैथोजेंस किसी गलत हाथ में चले जाएं तो कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। यही रीजन था कि मंडी की स्टोरी में नॉलेज को सीक्रेट रखना जरूरी था। अब हम बात करते हैं वायरसेस की। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक और इंटरेस्टिंग ग्रुप है। ये बैक्टीरिया से भी छोटे और ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। सबको याद ही होगा कोविड-19 का वायरस, जो पूरी दुनिया में केओस लाया था। वायरस टेक्निकली जिंदा भी नहीं होते, लेकिन जब ये होस्ट के सेल्स के अंदर चले जाते हैं तो रेप्लिकेट होने लगते हैं। फंजाई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंपॉर्टेंट और मिस्टीरियस ग्रुप है। हम फंजाई को इन्फेक्शन और डिजीज से एसोसिएट करते हैं, जैसे एथलीट्स फुट और रिंगवॉर्म। लेकिन फंजाई के कुछ स्ट्रेन्स एंटीबायोटिक्स के सोर्सेज भी हैं, जैसे पेनिसिलिन, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था और जिसने मेडिकल साइंस में रेवोल्यूशन लाने में मदद की। जस्ट इमेजिन द 9 अननोन के मेंबर के पास फंजाई की हीलिंग और डिस्ट्रक्टिव पावर्स का नॉलेज हो। वो फंजाई के इन्फेक्शियस डिसीज को ट्रीट कर सकते हैं और फंजाई जो बायो वेपन की तरह यूज हो सकते हैं। यही रीजन है कि माइक्रोबायोलॉजी में फंजाई का स्टडी आज भी एक मिस्ट्री है, क्योंकि फंजाई के कुछ स्पीशीज हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। इवन इफ यू से मशरूम्स, वो भी फंजाई हैं। आज की दुनिया में माइक्रोबायोलॉजी और टेक्नोलॉजी में इतने एडवांसमेंट्स हो चुके हैं कि हम जीन एडिटिंग, सिंथेटिक बायोलॉजी और बायो इंजीनियरिंग कर सकते हैं। लेकिन हर नई डिस्कवरी के साथ एथिकल क्वेश्चंस भी उठते हैं। अगर हम किसी बैक्टीरिया को जेनेटिक मॉडिफाई करके मेडिसिन बना सकते हैं तो हम इस बैक्टीरिया को वेपन भी बना सकते हैं ना। द 9 अननोन का यह कॉन्सेप्ट आज भी रेलेवेंट है। माइक्रोबायोलॉजी, जिसे हम जिंदगी और मौत के बीच का साइंस कह सकते हैं, वो एक डेलिकेट बैलेंस है, जिसे मंडी ने अपनी कहानी में दिखाया कि नॉलेज पावरफुल है पर जरूरी नहीं कि सेफ हो। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसका यूज कैसे कर रहे हैं। हमें इसका यूज ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए करना चाहिए, जो सेफ और एथिकल हो। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले और काफी मिस्टीरियस फील्ड की तरफ, माइंड कंट्रोल। माइंड कंट्रोल यानी कि किसी के थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर को कंट्रोल करना। आज के मॉडर्न साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कुछ चीजें समझते हैं। तो चलिए इस जर्नी को एक्सप्लोर करते हैं। तो पहले माइंड कंट्रोल को थोड़ा समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट एंशिएंट टाइम्स से प्रेजेंट है। मंत्र, हिप्नोसिस और सजेशन के द्वारा किसी के माइंड को इन्फ्लुएंस करना। हम आज भी माइंड कंट्रोल को टेक्निकली अचीव कर सकते हैं, हिप्नोसिस, सब्लिमिनल मैसेजिंग और बिहेवियर कंडीशनिंग के जरिए। माइंड कंट्रोल का सबसे पहला और सिंपल टूल है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस एक ऐसा मेथड है जिसमें किसी को डीपली रिलैक्स करके उनके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट किया जा सकता है, ताकि वो सजेशंस को बिना कॉन्शियसली रेजिस्ट किए एक्सेप्ट कर सकें। आज के ज़माने में थेरेपी के लिए यूज होता है। लेकिन सोचो, अगर कोई एंशिएंट मास्टर इसको वॉरफेयर या किसी भी नेगेटिव चीज के लिए यूज करे तो इमेजिन करो, द 9 अननोन के एक मेंबर के पास ऐसी किताब हो जो हिप्नोटिक टेक्निक्स को वॉरफेयर में यूज कर सके। ये टेक्निक्स किसी से भी ऐसे काम करवा सकती है जो कॉन्शियसली वो कभी ना करे। यही है माइंड कंट्रोल का एक डेंजरस एस्पेक्ट। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एरा में माइंड कंट्रोल के और भी एडवांस्ड मेथड्स हैं।
अब हमने डिस्कवर किए हैं ब्रेन वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के साथ माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकना। कुछ साइंटिस्ट्स ऐसे डिवाइसेस पर काम कर रहे हैं जो ब्रेन वेव्स को स्टिमुलेट करके मूड, अटेंशन और थॉट को चेंज कर सकते हैं। बट 9 अननोन्स के पास एंशिएंट टाइम्स में शायद बिना किसी गैजेट के ही दिमाग को कंट्रोल करने का तरीका होता था, बिना किसी ट्रेस के। आज जो हम बिना कांटेक्ट के माइंड कंट्रोल के पॉसिबिलिटीज देखते हैं, वो किसी भी इंसान के बिहेवियर और थॉट्स को बिना उनके पास जाए इन्फ्लुएंस कर सकती है। माइंड कंट्रोल का एक और डार्क और सटल तरीका है सब्लिमिनल मैसेजिंग, जैसा कि मैंने बताया। यानी कि ऐसे हिडन मैसेजेस जो कॉन्शियस माइंड को डायरेक्टली हिट नहीं करते, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड पर इफेक्ट डालते हैं। आज के एडवर्टाइजिंग में इसका काफी यूज होता है। ब्रांड्स आपको बिना डायरेक्टली इन्फ्लुएंस किए कुछ स्पेसिफिक चीजें फील करवा सकते हैं। माइंड कंट्रोल का एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एनएलपी, जो कि लैंग्वेज और कम्युनिकेशन के थ्रू किसी के थिंकिंग और बिहेवियर पैटर्न्स को ऑल्टर कर सकता है। एनएलपी का यूज आज के कोचेस और थेरेपिस्ट्स करते हैं, लेकिन सोचो अगर तब जब 9 अननोन की फर्स्ट जनरेशन थी, जो एनएलपी के ऐसे एडवांस टेक्निक्स सिखाए जो किसी भी इंसान का माइंडसेट चेंज कर सके। और जब हम ब्रेन वॉशिंग की बात करते हैं तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी इंसान को रिपीटेडली कंडीशन किया जाता है ताकि वो अपने आप को बदल दे या नए बिलीफ्स एक्सेप्ट कर ले। ये आज के दिन में पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में यूज होता है। सोचो अगर 9 अननोन के पास ब्रेन वॉशिंग के ऐसे टेक्निक्स हो जो किसी भी सोसाइटी या आर्मी को कंट्रोल कर सके, तो कैसा होगा? ये फील्ड सुनने में ही इंट्रीगिंग लगता है। माइंड कंट्रोल, सोचिए प्राचीन समय में भी लोग एक दूसरे के थॉट और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के टेक्निक्स जानते थे। एंशिएंट कल्चर्स में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और मेडिटेशन को माइंड कंट्रोल का एक फॉर्म माना जाता है। लोगों को मानसिक तौर पर ट्रेन करना और उनके विचारधारा को इन्फ्लुएंस करना एक अहम टेक्निक थी जो स्पिरिचुअल गुरुजीज और हीलर्स यूज करते थे। तो दोस्तों, आज के ज़माने में माइंड कंट्रोल का कॉन्सेप्ट मॉडर्न न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी के साथ इवॉल्व हो चुका है। ये सोचना काफ़ी फैसिनेटिंग है कि शायद एंशिएंट नॉलेज इसमें भी काफ़ी आगे था। अगले फील्ड पर चलते हैं जो इससे काफ़ी रिलेटेड है, प्रोपेगेंडा और मीडिया मैनिपुलेशन। सो जस्ट इमेजिन अगर किसी के पास ऐसा नॉलेज हो जो मासेस को कंट्रोल कर सके, उनके सोचने का तरीका बदल सके। एक ऐसी नॉलेज जो किसी भी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर सकती है, चाहे वो सच हो या झूठ। पॉलिटिशियन से याद आ गए। प्रोपेगेंडा का मतलब है सिलेक्टिवली इंफॉर्मेशन और मीडिया का यूज करके किसी का परसेप्शन और बिहेवियर कंट्रोल करना। यह एंशिएंट टाइम्स में भी था और आज भी पॉलिटिकल कैंपेन्स, एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया और बहुत सारी चीज़ों में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। प्रोपेगेंडा का कॉन्सेप्ट एंशिएंट टाइम्स से है। लीडर्स और किंग्स अपनी पावर और इमेज को सस्टेन करने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते थे। आज के सोशल मीडिया एरा में भी हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। 9 अननोन के पास शायद वो स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग थी जिससे वो किसी भी मैसेज को किसी भी क्राउड के इमोशंस और बिलीफ्स के साथ अलाइन कर सकते थे। आज की दुनिया में मीडिया मैनिपुलेशन काफी एडवांस्ड हो गई है। ये तरीके सिर्फ न्यूज और टीवी तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल वर्ल्ड में भी बहुत पावरफुल हो गई है। कुछ टेक्निक्स जिसमें फैक्ट और फिक्शन को मिक्स करके एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है जो मासेस को अपनी तरफ खींचता है। द 9 अननोन में से एक के पास ऐसे टूल्स और स्ट्रैटेजीज थी जो लोगों को साइकोलॉजिकली डीपली समझ सके, जैसे फ्रेमिंग, सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन शेयरिंग और इमोशनल अपील से भी किसी भी मैसेज को पावरफुल और इम्पैक्टफुल बना सकते थे। यही मीडिया मैनिपुलेशन का एसेंस है, एक ऐसा इन्फ्लुएंस जो अपनी लोगों को अपनी सोच और व्यूज को स्लोली शिफ्ट करता है। प्रोपेगेंडा का एक और पावरफुल एस्पेक्ट है फियर और होप का यूज। हिस्ट्री में कई बार हमने देखा है कि कैसे फियर को क्रिएट करके मासेस को कंट्रोल किया गया है, चाहे वो वॉर्स के टाइम पे हो या पॉलिटिकल कैंपेन्स में। एक ऐसी पावर है जो किसी भी सोसाइटी में अनरेस्ट या कंट्रोल क्रिएट कर सकता है। ये नॉलेज बिना किसी वेपन के एक पावरफुल इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकती है, क्योंकि जब लोगों के इमोशंस कंट्रोल में होते हैं तो उनके एक्शंस तो ऑब्वियसली कंट्रोल में हो जाएंगे। आज के जमाने में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक नया प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे किसी भी नैरेटिव को वायरल बनाया जा सकता है फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके। ये प्रोपेगेंडा का एक और पावरफुल टूल बन गया है।
जिससे दुनिया भर में इन्फ्लुएंस क्रिएट किया जा सकता है। जहां आज हम एल्गोरिदम्स और डेटा माइनिंग के थ्रू ट्रेंड्स और पैटर्न्स समझते हैं, वहीं अगर एंशिएंट टाइम्स में भी ऐसे सटल मैनिपुलेशन टूल्स होते तो उसका इंपैक्ट क्या होता, ये सोचा भी नहीं जा सकता। प्रोपेगेंडा और मीडिया मैनिपुलेशन एक डेंजरस कॉन्सेप्ट है। जब सच और झूठ के बीच का डिफरेंस इरेज हो जाता है तो हमारा दिमाग काम ही नहीं करेगा। आज के टाइम में फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा इतना कॉमन हो चुका है कि सच्चाई और मिस इन्फॉर्मेशन के बीच एक पतली सी लाइन रह गई है बस। यही रीजन था कि द 9 अननोन का ज्ञान स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट किया गया था, क्योंकि नॉलेज और ट्रूथ का मिसयूज इजीली हो सकता है। पावर और इन्फ्लुएंस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी का होना भी उतना ही जरूरी है। हर नए इन्फॉर्मेशन और न्यूज के साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसकी सच्चाई और इंटेंट को समझें और आगे शेयर करें। हिस्ट्री में देखा गया है कि एंशिएंट रूलर्स और किंग्स अपने आइडियाज और बिलीफ्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग और सिंबल्स का यूज करते थे। आपको याद है, रोमन एम्पायर और इवन इंडियन एम्पायर्स में भी ऐसे सिस्टम्स थे जिनके थ्रू एक स्ट्रक्चर्ड प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाया जाता था। टेम्पल्स, आर्ट और इवन स्टोरी टेलिंग में प्रोपेगेंडा के एलिमेंट्स होती थी, जो आज के एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग से सिमिलर है। आज का जमाना तो पूरा डिजिटल है, जिसमें सोशल मीडिया, न्यूज चैनल और इवन मूवीज के थ्रू लोगों के थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस किया जाता है। फेक न्यूज और टारगेटेड एड्स भी प्रोपेगेंडा के ही पार्ट्स हैं, जो मॉडर्न टूल्स के थ्रू लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। तो ये फील्ड एंशिएंट और मॉडर्न वर्ल्ड का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाता है। अब अगले कुछ फील्ड्स में भी कुछ ऐसे ही एलिमेंट्स हैं जिनकी अपनी एक कहानी है। आइए उन्हें भी सुनते हैं। अगला फील्ड है कम्युनिकेशन। द 9 अननोन के कॉन्सेप्ट में कहा जाता है कि नॉलेज को सिर्फ समझना नहीं है, बल्कि इफेक्टिवली कन्वे भी करना है। ये एक कला है, जैसे वो नॉलेज आगे बढ़े और पावरफुल बन सके। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बातें करना नहीं है, ये इमोशंस, आइडियाज और पर्सपेक्टिव्स को कन्वे करने का एक तरीका है जो किसी इंसान को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और इससे ये पता चलता है कि कैसे किसी के माइंड और हार्ट को कनेक्ट करके उनके थॉट्स और एक्शंस को अफेक्ट किया जा सकता है। कम्युनिकेशन का पहला और सबसे बेसिक एस्पेक्ट है ह्यूमन कनेक्शन। जब दो इंसान एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो वो सिर्फ शब्दों के जरिए नहीं, बल्कि इमोशंस और बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी एक बॉन्ड क्रिएट करते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग के बेस को बनाता है, बिल्ड करता है। द 9 अननोन के पास शायद वह एंशिएंट नॉलेज था जो ये समझता था और समझाता था कि कैसे लोगों के अंदर एम्पैथी और कनेक्शन डेवलप किया जा सकता है, जिससे वो अपने आइडियाज और बिलीफ्स को एक सिक्योर और इंपैक्टफुल तरीके से शेयर कर सके। वर्बल कम्युनिकेशन के अलावा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स और आई कांटेक्ट शामिल है, एक पावरफुल टूल है। नॉन वर्बल क्यूज का राइट यूज किसी भी मैसेज के इंपैक्ट को दोगुना कर सकता है। ये सिग्नल साइलेंटली कन्वे करते हैं कि कम्युनिकेटर का इंटेंट क्या है और इनके कॉन्फिडेंस और ट्रूथफुलनेस को एनहांस कर सकते हैं। आज भी बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स और साइकोलॉजिस्ट्स अब इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन द 9 अननोन के मेंबर्स को शायद एंशिएंट टाइम से ही सटल नुआंसेस का नॉलेज था, कैसे बिना बोले अपने मैसेज और इम्पैक्ट को कम्युनिकेट किया जाए। ये भी कम्युनिकेशन के रेल्म में एक अलग लेवल है, जो किसी भी डायलॉग या नेगोशिएशन को एक एडवांटेज में बदल सकता है। पर्सुएशन यानी दूसरों को अपने आइडियाज और बिलीफ्स को एक्सेप्ट करने के लिए इन्फ्लुएंस करना भी कम्युनिकेशन का एक पावरफुल एस्पेक्ट है। ये एक ऐसी स्किल है जो किसी भी लीडरशिप, डिप्लोमेसी और नेगोशिएशन में काम आती है। इफेक्टिव पर्सुएशन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे रेसिप्रोसिटी, अथॉरिटी और कंसिस्टेंसी, जो किसी भी कॉन्वर्सेशन को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में स्टीयर कर सकते हैं। ये टेक्निक्स किसी भी इंसान के थॉट प्रोसेस को बिना फोर्स किए बदल सकती हैं, जिससे वो कम्युनिकेटर के व्यू पॉइंट को एफर्टलेसली एक्सेप्ट कर ले। ये आर्ट पॉलिटिकल लीडर्स, फिलोसोफर्स और डिप्लोमैट्स के लिए काफी वैल्यूएबल थी और ऑब्वियसली आज भी है। स्टोरी टेलिंग कम्युनिकेशन का एक और एंशिएंट और इंपैक्टफुल तरीका है। एक पावरफुल स्टोरी किसी भी ड्राई इंफॉर्मेशन को रिलेटेबल और मेमोरेबल बना सकती है, जस्ट लाइक यू आर लिसनिंग टू इट। स्टोरी टेलिंग का राइट यूज किसी भी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट या मैसेज को ऐसे डिलीवर कर सकता है कि वो ऑडियंस के माइंड में रजिस्टर हो जाए और उनके इमोशंस को भी टच करे। कहानियां हमेशा से नॉलेज को पास ऑन करने का एक आसान और इफेक्टिव तरीका रहा है, और आज भी स्टोरी टेलिंग की टेक्निक्स जैसे मेटाफर्स, एनालॉजीज और विविड इमेजरी का यूज किया जाता है ताकि
लोगों तक नॉलेज इजीली पहुंचे और वो उसे कनेक्ट भी कर पाए। आज के टाइम में कम्युनिकेशन का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, जिससे फास्ट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है। टेक्नोलॉजी के साथ हमें इंस्टेंट मैसेजिंग और सोशल मीडिया के जरिए वर्ल्ड वाइड आउटरीच का एडवांटेज मिला है। लेकिन इस फास्ट पेस्ड डिजिटल कम्युनिकेशन के साथ एक रिस्क भी है, मिस इंटरप्रिटेशन और मिस इन्फॉर्मेशन। क्विक कम्युनिकेशन के साथ सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्लैरिटी और ऑथेंटिसिटी का। जब नॉलेज स्पीड के साथ वाइडली शेयर होती है तो उसकी क्रेडिबिलिटी और इंटेंट पे ध्यान देना और भी जरूरी होता है। आखिर में कम्युनिकेशन की पावर यही है कि वह नॉलेज को शेप और स्प्रेड कर सके। नॉलेज का कम्युनिकेशन इतना जरूरी है जितना उसे एक्वायर करना, क्योंकि यही वो प्रोसेस है जो नॉलेज को इंपैक्टफुल और लास्टिंग बनाता है, वरना सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा। ह्यूमन सोसाइटी के लिए कम्युनिकेशन एक जरूरी चीज है और इसके बिना तो सिविलाइजेशंस का ग्रो होना पॉसिबल ही नहीं था। आज हम डिजिटल कम्युनिकेशन और इंस्टेंट मैसेजिंग में जीते हैं, लेकिन प्राचीन समय में भी कम्युनिकेशन काफी एडवांस था। एंशिएंट सिविलाइजेशंस में, जैसे कि मेसोपोटामिया और इजिप्ट में और इंडस वैली सिविलाइजेशंस में, लोगों ने सिंबल्स और राइटिंग्स का यूज करना शुरू कर दिया था और ये एक स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम बन गया था। यहां तक कि कुछ सिविलाइजेशंस में अर्ली फॉर्म्स ऑफ पोस्टल सर्विसेज भी डेवलप हो गए थे। अगर आप और जानना चाहते हैं तो head up to the episode Indus Valley Civilization. You'll get immense information about everything in Indus Valley Civilization. आज के टाइम में डिजिटल टूल्स, इंटरनेट और सैटेलाइट कम्युनिकेशन ने हमारे कम्युनिकेशन को स्पीड अप कर दिया है और हमारी रीच को भी बहुत इंप्रूव कर दिया है। पर ये सोचना इंटरेस्टिंग है कि शायद एंशिएंट टाइम्स में भी कम्युनिकेशन की नॉलेज को प्रोटेक्ट किया जाता था। ये फील्ड द 9 अननोन मेन के लिए एक और मिस्टीरियस बट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हमारी नेक्स्ट फील्ड है वॉरफेयर टेक्नोलॉजी। वॉरफेयर का मतलब है ऐसे टूल्स, स्ट्रेटजीज और वेपन्स जो बैटलफील्ड में किसी भी आर्मी को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दे सकते हैं। इसमें एंशिएंट टाइम्स के लीथल वेपन्स से लेकर मॉडर्न डे रोबोटिक्स और एआई के एप्लीकेशंस तक का इवोल्यूशन शामिल है। वॉरफेयर का एंशिएंट नॉलेज काफी पावरफुल और सिंबलिक माना जाता है। द 9 अननोन के पास वो ज्ञान था जो वॉरफेयर की साइकोलॉजिकल और स्ट्रैटेजिक एस्पेक्ट्स को समझने में हेल्प करते थे। एंशिएंट वॉरियर्स, जिससे आज हम शायद सुपरस्टिशंस या टैक्टिक्स समझते हैं, उनका असली एसेंस वॉरफेयर के साइकोलॉजिकल इंपैक्ट में होता है। ये टेक्निक्स किसी भी आर्मी की मोरल और करेज को डीपली अफेक्ट कर सकते हैं। एंशिएंट टाइम्स में ऐसे वेपन्स और स्ट्रैटेजीज भी होते थे जो विजुअली टेरिफाइंग और साइकोलॉजिकली डिस्ट्रक्टिव थे। द 9 अननोन की किताबों में ये नॉलेज सिर्फ वॉरफेयर से रिलेटेड नहीं, बल्कि उनके साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स का भी राज होल्ड करती थी, जो किसी भी आर्मी के माइंडसेट को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकती थी। वॉरफेयर टेक्नोलॉजी का एक डार्क और एडवांस साइड है केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल। एंशिएंट टाइम्स में ये टेक्निक्स अर्ली स्टेजेस में होती थी, जैसे पॉइजन्ड एरोज, पॉइजन्ड वाटर सप्लाईज या एपिडेमिक स्प्रेडिंग टैक्टिक्स। लेकिन 9 अननोन के पास वो डीपर साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग थी जो ये समझे कि कैसे किसी भी इंसानी दुश्मन के अगेंस्ट बायोलॉजिकल या केमिकल एजेंट्स यूज किया जा सकता है बिना किसी ट्रेस के। एंशिएंट और मॉडर्न वॉरफेयर में स्टेल्थ और सर्विलियंस टेक्निक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ये टेक्निक्स अलाउ करती हैं कि एक आर्मी अपने दुश्मन की मूवमेंट्स और प्लान्स को बिना उन्हें पता चले ट्रैक कर सके। एंशिएंट वॉरफेयर में स्काउट्स और स्पाइस का रोल इंपॉर्टेंट था। ऐसे टेक्निक्स थी जो किसी भी एनिमी के इंफॉर्मेशन और मूवमेंट्स को बिना फिजिकल प्रेजेंस के अंडरस्टैंड कर सके। आज के मॉडर्न जमाने में स्टिल्थ टेक्नोलॉजी और ड्रोन्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन शायद द 9 अननोन की नॉलेज में स्टिल्थ का एक और ही सटल और एडवांस लेयर था जो परसेप्शन और इनविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स को इफेक्टिवली यूज कर सकता था। ये नॉलेज किसी भी एनिमी को बिना उनके प्रेजेंस के कंप्लीटली वल्नरेबल बना सकता है। वॉरफेयर टेक्नोलॉजी में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एस्पेक्ट भी उतना ही क्रूशियल है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के टेक्निक्स किसी भी आर्मी या सोसाइटी को इमोशनली और मेंटली कंट्रोल करने के लिए यूज होती हैं। आज भी साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस का यूज मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसीज करती है, लेकिन द 9 अननोन के सीक्रेट नॉलेज में ऐसे एडवांस्ड माइंड इन्फ्लुएंस टेक्निक्स थी जो बिना दिखाए उन्हें मेंटली एग्जॉस्ट और डिसोरिएंट कर सकती थी। ये वॉरफेयर का वो डायमेंशन है जो बिना फिजिकल वेपन्स के भी एक पावरफुल इंपैक्ट क्रिएट करता है। मॉडर्न वॉरफेयर टेक्नोलॉजी के एडवांस्ड फॉर्म्स में रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा रोल है।
ड्रोन्स, ऑटोमेटेड वेपन्स और एआई बेस्ड डिसीजन, जैसा कि मैंने कहा। इसे यूज करके वॉरफेयर को आज भी और प्रिसाइज और ऑटोमेटेड बनाया गया है। वॉरफेयर टेक्नोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जो हमेशा से इवोल्यूशन में है और अभी भी इवॉल्व हो रहा है। वॉरफेयर का इम्पैक्ट एक सोसाइटी, कल्चर और सिविलाइजेशन पर काफी बड़ा होता है। वॉर और कॉन्फ्लिक्ट तो हमेशा से ह्यूमन हिस्ट्री का हिस्सा रहे हैं और कहा जाता है कि प्राचीन समय में भी वॉरफेयर में स्पेशल टैक्टिक्स और वेपन्स का यूज किया जाता था। एंशिएंट इंडिया में आर्चरी, एडवांस्ड वेपन मेकिंग और इवन केमिकल वॉरफेयर जैसे टेक्निक्स थे। आयरन और मेटलर्जी का अर्ली यूज वॉरफेयर में किया जाता था और कुछ टेक्स्ट्स में मेंशंस मिलते हैं कि कैसे स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यूज होते थे। तो ये था वॉरफेयर टेक्नोलॉजी, जो एक फैसिनेटिंग और कॉम्प्लेक्स फील्ड है। हमने इस एपिसोड में बात की द फील्ड्स ऑफ नॉलेज जो 9 अननोन्स कैरी करते थे और कैरी करते हैं शायद। हम इस एपिसोड को कंटिन्यू करेंगे अगले पार्ट में। आई होप कि आपको ये एपिसोड नॉलेजेबल लगा होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा, कुछ नया सुना होगा। अगर आप ऐसे ही और एपिसोड सुनना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू एक्सप्लोर द एपिसोड लिस्ट ऑफ इंडिया अनवील्ड। यहाँ पे आपको बहुत डेटा मिलेगा। मैं मिलूंगा आपसे द 9 फील्ड्स ऑफ नॉलेज के अगले पार्ट में। तब तक टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। दिस इज राकेश signing off from India Unveiled. Thank you for listening.